जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं है, हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही होती है। हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। ये वही क्वेश्चंस है जो एग्जाम से पूछे जाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? आज हमने टाइप नहीं किया है, आज हम डायरेक्ट ही पढ़ेंगे क्वेश्चंस के बारे में। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 CaOCl2 और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। Ca से कैल्शियम हो गया, O से ऑक्सी हो गया और ये हो गया क्लोराइड। देखिए, इसका उपयोग हम पानी को कीटाणुनाशक बनाने में करते हैं तथा उद्योगों में हम इसका उपयोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट, बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। इसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। इसका उपयोग हम भोजन सामग्री के रूप में करते हैं तथा इसका उपयोग हम एंटासिड के रूप में भी करते हैं, क्योंकि ये है क्षार। जैसा कि हमने उदासीनीकरण अभिक्रिया में पढ़ा था, अम्ल प्लस क्षार इज इक्वल टू लवण और जल। यानी इसका उपयोग हम पेट की अम्लता को दूर करने में भी करते हैं और पेट में एसिड पाया जाता है जो है HCl। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे POP, जिसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से भी जानते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए, CuSO4.1/2 H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। CuSO4.1/2 H2O। इसे डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में भी इसका उपयोग करते हैं तथा सजावट की सामग्री बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए, अब जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? जैसा कि हमने देखा, CuSO4.1/2 H2O। अब इसमें हम 1.5 अणु जल के और जोड़ दें H2O के, तो हमारे पास प्राप्त होगा CuSO4.2 H2O। यही सूत्र है किसका? जिप्सम का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। इस टाइलिन एंजाइम को हम एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं। एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, बड़ी आंत का कार्य क्या होता है? बड़ी आंत जल का अवशोषण करती है तथा छोटी आंत ये भोजन का अवशोषण करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए स्टूडेंट्स, पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है तथा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? पानी में प्रकाश की चाल, पानी में होती है 2.56 गुणा 10⁸, ये 8 है, और मीटर प्रति सेकंड। ये होती है पानी में प्रकाश की चाल तथा निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का मात्रक तथा विद्युत आवेश का मात्रक। देखिए, पहले देखते हैं
विद्युत आवेश का मात्रक। विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। कूलाम। और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, KWH जिसे हम किलो वाट घंटा भी कहते हैं, K से किलो हो गया, W से वाट हो गया, H से घंटा हो गया। ये किसका मात्रक है? ये है शक्ति का मात्रक, यानी पावर का मात्रक। अब देखिए स्टूडेंट्स, जूल होता है वो कार्य का मात्रक भी होता है तथा ऊर्जा का मात्रक भी होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में क्रिस्टल जल उपस्थित नहीं है? जैसा कि हमें पता है CuSO4 0.1/2H2O, ये क्या है? क्रिस्टल जल है, यानी POP में तो है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में तो है। नेक्स्ट देखिए, CuSO4 0.2H2O, यानी जिप्सम में भी है। नेक्स्ट देखिए, Na2CO3 0.10H2O। देखिए, ये किसका फॉर्मूला है? ये है POP का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये है जिप्सम का, और ये है धावन सोडा जिसे हम धोने वाला सोडा भी कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इन तीनों में क्या है? जल है। इसमें 10 है, 10 अणु जल के हैं, इसमें 2 है, इसमें आधा है। और हमने देखा था बेकिंग सोडा जिसका रासायनिक सूत्र है NaSCO3, इसमें कहीं भी जल उपस्थित नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए, जो धावन सोडा है जिसे हम धोने का सोडा भी कहते हैं, इसका उपयोग किया जाता है घरों में साफ सफाई में, इसका उपयोग करते हैं, तथा कागज उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। इसके 2 उपयोग हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद कर लेने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, प्रकाश का अपवर्तन कहते किसे हैं? देखिए, यह है प्रकाश की किरण। जैसा कि हमें पता है, प्रकाश हमेशा सीधी सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करता है। अब देखिए, प्रकाश की किरण है, इसका परिभाषा देखें। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह किसी सतह से टकराकर, ये सतह है, ये प्रकाश की किरण है, ये एक माध्यम है, इससे दूसरे माध्यम मतलब ये हो गया, प्रवेश करती है, वो किसी सतह से टकराकर, वो जाना तो यहाँ चाहती थी पर वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। देखिए फिर से देखिएगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो वह किसी सतह से टकराती है तथा उससे टकराकर वह अपने पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है। यही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब प्रकाश के अपवर्तन का हमने परिभाषा पढ़ ली। अब देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। जैसे हम कटोरे से भरे पानी में, जैसे हमने कटोरे लिया, उसमें पानी है, कटोरे से भरे पानी में जब हम, ये कटोरा है, कटोरे से भरे पानी में जब हम सिक्का डालते हैं तो ये सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ नजर आता है। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अब देखिए नेक्स्ट, ये है एक छड़ी, इसे हमने आंशिक रूप से पानी में डुबोया, और जैसे ये डुबोया हुआ भाग है, ये डुबोया हुआ भाग ये हमें कुछ टेढ़ा मुड़ा हुआ नजर आता है, टेढ़ा या मुड़ा हुआ नजर आता है। फिर से देखिए, ये एक छड़ी है, ठीक है, इसे हमने आंशिक रूप से, यानी ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वाला हिस्सा ये पानी में है, ठीक है, और पानी में डूबा हुआ हिस्सा कुछ तिरछा नजर आता है। ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण। जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ये होता मतलब हम कैसे जानेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है?
ऐसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के 2 उदाहरण लिखिए। तो देखिए इसका पहला उदाहरण हीरे का चमकना। हीरे का चमकना, हीरा चमकता है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है, चमकना। और दूसरा हो जाएगा जो बुलबुले होते हैं ना, उसे कांच से देखने पर, कांच के स्लेब से देखने पर वो कुछ चमकीले नजर आते हैं। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है। या फिर इसका तीसरा उदाहरण हम ले सकते हैं मृग तृष्णा का दिखाई देना, यानी दूर से हम देखेंगे तो हमें दिखाई देगा वहां पानी है, और जैसे ही हम वहां जाएंगे तो हमें वहां पे पानी नजर नहीं आता, यानी मृग तृष्णा। तीसरा हो गया मृग तृष्णा का दिखाई देना, मृग तृष्णा का दिखाई देना, यानी हम कैसे मृग तृष्णा का दिखाई देना, तृष्णा का दिखाई देना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, जैसे कि एक तो होता है द्विखंडन, द्विखंडन, एक होता है बहुखंडन, और एक होता है पुनरुद्भवन। देखिए द्विखंडन पाया जाता है अमीबा में, किसमें पाया जाता है? अमीबा में। बहुखंडन पाया जाता है प्लाज्मोडियम में। एक मिनट, बहुखंडन पाया जाता है प्लाज्मोडियम में। तथा पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन ये पाया जाता है प्लेनेरिया में। ये एज इट इज पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखिए पुनरुद्भवन होता क्या है, समझिएगा। ये एक जीव है जो है प्लेनेरिया, ठीक है। हमने इसके शरीर को 2 भागों में तोड़ दिया, एक हो गया यहाँ, एक हो गया यहाँ। अब ये जो भाग है ना, ये नए जीव का निर्माण कर लेंगे, यानी इसका ये जो भाग है ये नीचे वाले हिस्से का निर्माण कर लेगा, ये वाला हिस्सा बना लेगा, और ये वाला जो हिस्सा है ना इसका, ये वाला हिस्सा बना लेगा। यानी हमने जीवों को काट दिया, अब ये जीव क्या है, पुनः अपने जनक के समान हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा पुनरुद्भवन। अब इन्हें फिर से काट देंगे तो क्या हो जाएंगे, 4 जीव बन जाएंगे, 1 2 3 4, तथा ये जीव हैं ये अपने जनक के समान ही दिखाई देंगे। आगे देखते हैं द्विखंडन, जैसा कि हमने देखा अमीबा में पाया जाता है। जो ये अमीबा का शरीर है ना, अब ये टूटता है 2 खंडों में, कुछ इस प्रकार से। पहले इसमें सेतु बनता है और ये बने 2 केंद्र, और धीरे धीरे ये सेतु विलुप्त होता जाता है तथा ये 2 कोशिका बन जाते, एक यहाँ पे बन गई, एक यहाँ बन गई। और जैसे एक अमीबा से कितने अमीबा बने, 2 अमीबा का निर्माण हो गया। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए ऐसी धातु जो काफी मुलायम होती हैं तथा चाकू से काटने पर यह आसानी से कट जाती हैं तथा ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती। किसके साथ? ठंडे जल के साथ। अब देखिए ठंडे जल के साथ जो तेजी से अभिक्रिया करती है ना, के साथ अभिक्रिया। अब ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है पोटेशियम, जिसे हम के से लिखते हैं। अब देखिए वह धातु जो काफी मुलायम होती हैं, चाकू से आसानी से काटा जा सकता है तथा वह हम इसे क्या करेंगे, हम उसे वायु की उपस्थिति में छोड़ देना, ये तुरंत आग पकड़ लेती है। और इसे सुरक्षित रखने के लिए हम इसे कैरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं। वो धातु है सोडियम Na। यानी जैसे ही हम हवा के संपर्क में इसे छोड़ेंगे ये क्या हो जाएगी, जलने लग जाएगी, तुरंत आग पकड़ने लग जाती है। इसलिए हम इसे लेबोरेटरी में हम देखेंगे तो इसे हम कैरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं। अब देखिए ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है, सॉफ्ट होती है तथा चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, वो है पोटेशियम। तथा वह धातु जो सॉफ्ट भी होती है, चाकू से आसानी से हम काट भी सकते हैं और वायु की उपस्थिति में रखने पर तुरंत आग पकड़ लेती है। और इसे सुरक्षित रखने के लिए हम
इसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं। ये है सोडियम धातु। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति, वह युक्ति जो विद्युत धारा उत्पन्न करती है। देखिए, जिसे हम जनरेटर कहते हैं ना, जनरेटर, वही है ये। इसे साइंस की भाषा में कहते हैं विद्युत जनित्र। क्या कहते हैं? विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र यानी जनरेटर हो गया, विद्युत जनित्र। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अम्ल और क्षार, ये एग्जाम में पूछा जाता है। एक साइड लिख लीजिएगा अम्ल, एक साइड लिख लीजिएगा क्षार। अब देखिए, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। क्षार का कैसा होता है? कड़वा। यानी पहला हो गया हमारा डिफरेंस कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अब देखिए, अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीले को लाल। और क्षार क्या करते हैं? लाल को नीला, लाल को नीला। ठीक है, इसका उदाहरण हो जाएगा HCl हो गया। और इसका उदाहरण हम ले लेंगे बेकिंग सोडा, जो हमने पीछे पढ़ा था, NaHCO3, जिसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिष्ट धारा और प्रतिवर्ती धारा। दिष्ट धारा होती है, दिष्ट धारा, दिष्ट धारा हमेशा एक ही दिशा में बहती है, एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, यानी उसकी दिशा फिक्स है, वो यही बहेगी। और जो प्रतिवर्ती धारा होती है वो आवृत्ति के अनुसार, आवृत्ति के अनुसार परिवर्तित होती है। क्या होती है? परिवर्तित होती है, होती है। आपको एग्जाम में पूछा जाए दिष्ट धारा किसे कहते हैं, प्रतिवर्ती धारा किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे? दिष्ट धारा वो है जो एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, तथा प्रतिवर्ती धारा वो है, प्रत्यावर्ती धारा वो है जो आवृत्ति के अनुसार परिवर्तित होती है। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चंस जो हमने पढ़े हैं आपको समझ में आ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन कर, देखिए इसका चित्र बनाना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए, जो मैग्नीशियम रिबन है यानी क्या हो गया Mg, और वायु की उपस्थिति में यानी O2 दहन करो तो क्या बनेगा हमारे पास? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए, इसमें दो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करवाने पर क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर आपको ये पूछा जाए धातु की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, तो हम कहेंगे धात्विक ऑक्साइड का निर्माण होता है। इसमें हमारे दो क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, ये क्वेश्चन एक पूछा गया है, प्लैनेरिया का चित्र बनाइए। प्लैनेरिया का चित्र देखिए, जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि पुनरुद्भवन किसमें पाया जाता है? प्लैनेरिया में पाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, रक्तदाब मापा जाता है। रक्तदाब हम मापते हैं स्फाइग्नोमैनोमीटर के द्वारा। मैनोमीटर के द्वारा रक्तदाब मापा जाता है स्फाइग्नोमैनोमीटर के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव में हृदय एक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। हृदय क्या करता है? परिसंचरण का कार्य करता है। और हृदय का वजन होता है 300 ग्राम। कितना होता है? 300 ग्राम। 300 ग्राम होता है हृदय का वजन। अब देखिए,
एक ऐसी ग्रंथि पाई जाती है मनुष्य के मस्तिष्क वाले भाग में जो मटर के दाने के समान होती हैं, जिसका वजन होता है 0.6 ग्राम। इसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये सभी प्रकार की जितनी भी ग्रंथि है सब पर अपना नियंत्रण रखती है और ये काम करती है वृद्धि का, यानी मनुष्य की लंबाई डिपेंड करती है पीयूष ग्रंथि पर। किस पर? पीयूष ग्रंथि पर। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करती हूँ जो प्रश्न हमने पढ़े हैं आपको समझ में आए होंगे।